दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक न्यूज़ डिस्कस की थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नामों को रिकमेंड किया और ओवरऑल केंद्र सरकार ने उनको मंजूरी दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट में तो पूरी वर्किंग स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन जब बात आती है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की, तो रिसेंटली यहां पे कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 14 नाम रिकमेंड किए थे केंद्र सरकार को हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट के लिए। ये कौन कौन से स्टेट से रिकमेंड किए गए थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने इन 14 के 14 एडवोकेट्स के नामों को वापस भेज दिया है। और सबसे खास बात यहां पे यह है कि दो नामों को 2 बार वापस भेजा रिकमेंडेशन के लिए। आपने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में सुना होगा। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, जिसके चलते जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनेगा। इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे सरकार ने, यानी कि केंद्र की सरकार ने और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अप्रूवल दिया था। इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में लिखा है कि अगर मान लीजिए कॉलेजियम एक नाम रिकमेंड करता है केंद्र की सरकार को, तो केंद्र की सरकार उसको रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास। लेकिन वही नाम अगर दोबारा रिकमेंड हो जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उस केस में फिर केंद्र की सरकार को अप्रूवल देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे केंद्र की सरकार ने उसको दोबारा रिकमेंडेशन के लिए वापस भेज दिया। मतलब इन 14 नामों में से 2 नाम ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट 2 बार भेज चुका है केंद्र की सरकार के पास अप्रूव होने के लिए, लेकिन केंद्र की सरकार उसको बार बार रिजेक्ट कर रही है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यहां पे वायलेट हो रहा है। मतलब कि सीधी सीधी एक क्लैश की स्थिति बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक बहुत, आप कह सकते हो, डिस्प्यूटेड मुद्दा है। जब ये प्रेजेंट सरकार पावर में आई थी, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के तरीके को यहां पे आप कह सकते हो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई थी। और मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में जहां पे भी जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है ना, एग्जीक्यूटिव का उसमें से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए की बात करो, तो यूएसए में बहुत हद तक जो यूएस का राष्ट्रपति होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा बंदा यूएस के सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। और सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ये प्राइमरली जुडिशरी के हाथ में ही होता है। हमारे एग्जीक्यूटिव यानी सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा कुछ रोल है नहीं। उनका रोल बस ये आता है कि वो फाइनली अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार के ऊपर अक्सर कर ये इल्जाम लगाया जाता है कि अगर ये अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये अपॉइंटमेंट को रोक देते हैं। तब क्या सही है क्या गलत है वो हम अभी नहीं कह सकते, बट पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यहां पे ये है, तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 एडवोकेट्स का नाम, जिसमें 3 वुमेन लॉयर थी, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसको भेजा किसके पास? केंद्र सरकार के पास। यहां पे 5 अलग अलग हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही थी। जो मेन अपॉइंटमेंट था वो कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए था। इन 14 में से 5 जजेस कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किए गए थे, 4 जजेस आपके दिल्ली हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किए गए थे, 2 जजेस आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किए गए थे, 2 जजेस आपके कर्नाटका हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड किया गया था, 1 केरला के रिकमेंड किया गया था। अब ओवरऑल यहाँ पे 2 केसेस निकल के आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके नाम पहले 2019 में भी रिकमेंड किए जा चुके हैं कॉलेजियम के द्वारा, बट सरकार ने उनको अपॉइंट नहीं किया। लेकिन 2 जजेस यहाँ पे ऐसे थे जिनके नाम पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पास भेजे। केंद्र सरकार ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि आप फिर से इसको रिकंसीडर करिए, किसी और का नाम भेजिए। लेकिन कॉलेजियम ने फिर से उन्हीं जजेस का नाम भेज दिया। तो अब देखिए नियम कानून क्या बोलता है कि अगर एक जज का नाम कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजा, केंद्र सरकार ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और रिकंसीडर करने के लिए कहा, और रिकंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं जजेस का नाम फिर से भेज दिया कॉलेजियम ने, तो उस केस में केंद्र सरकार के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उन जजेस को यहां पर अपॉइंट कर दिया जाए। बट उसके बावजूद भी 2 जजेस ऐसे हैं जिनका नाम केंद्र की सरकार ने फिर से वापस भेज दिया है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। यानी यहां पे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के ऊपर भी कोई प्रॉपर, आप कह सकते हैं, दोनों पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के ऊपर केंद्र की सरकार पहले से कभी एग्री नहीं कर रही थी। मैं आपको एक बात बता दूं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हमारी सरकार ने ड्राफ्ट किया था, वो सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ड्राफ्ट करवाया, वो केंद्र की सरकार को पसंद नहीं आया। हालांकि अभी के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉलेजियम रिकमेंडेशन कैसे करेगा और केंद्र की सरकार उनको एक्सेप्ट कैसे करेगा। लेकिन ये डिबेट अभी भी जिंदा है। डिबेट क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अगर आप देखो तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बन जाता तो शायद जजेस के अपॉइंटमेंट सही समय पे होते। चूंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के अपॉइंटमेंट की ताकत को सिर्फ अपने पास रखा हुआ है, इसलिए एक वजह यह भी बताई जाती है कि ओवरऑल केंद्र की सरकार जजेस को अपॉइंट करने में थोड़ा डिले करती है। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जो 4 जजेस को रिकमेंड करने की बात की गई ना, इन 4 जजेस का नाम अगस्त 2020 में भी भेजा गया था केंद्र की सरकार के पास। अगस्त 2020 में
6 जजेस के नाम भेजे गए थे दिल्ली हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए केंद्र सरकार के पास। इसमें से 2 को अपॉइंट कर दिया गया था, 4 को अपॉइंट नहीं किया गया था। उन 4 के नाम यहां फिर से भेजे थे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र की सरकार के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम यहां पे रिफ्यूज कर दिए हैं, मतलब अभी वापस भेज दिए हैं रिकंसीडरेशन के लिए। केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि ओवरऑल इन नामों पे उनको थोड़े से ऑब्जेक्शंस हैं। अब आप ये सोचिए कि केंद्र की सरकार को ऑब्जेक्शन क्यों हो सकते हैं। देखिए, जब भी किसी पर्टिकुलर जज को अपॉइंट किया जाता है तो उसकी जो इंटीग्रिटी होती है, उसका जो ओवरऑल पास्ट रिकॉर्ड होता है, इसको एसेस किया जाता है। और इसको एसेस 2 स्टेजेस पे किया जाता है। एक असेसमेंट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के स्टेज पे होता है और दूसरा असेसमेंट केंद्र की सरकार के स्टेज पे होता है। इनफैक्ट वो जो कॉलेजियम के अंदर जजेस बैठे होते हैं वो देखते हैं कि भाई इस हाई कोर्ट जज ने पहले क्या डिसीजन दिए, क्या डिसीजन नहीं दिए, और फिर जब केंद्र की सरकार के पास उनकी फाइलें जाती हैं तो केंद्र की सरकार भी इस बात को एसेस करती है कि हाँ भाई इन जजेस ने ये काम किया, ये काम नहीं किया। अब यहाँ पे परसेप्शंस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे जो जजेस सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की तरफ से रिकमेंड होके आ रहे हैं, केंद्र की सरकार उनको अप्रूवल नहीं दे रही है। केंद्र की सरकार के ऊपर अक्सर कर ये इल्जाम लगाया जाता है कि केंद्र की सरकार उन जजेस को अप्रूवल नहीं देती है जिन्होंने पहले पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट स्टैंड लिया है, खासकर अभी की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सरकार की ताकत के अगेंस्ट कोई रोक लगा सकता है तो वो जज ही लगा सकते हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। और ये मुद्दा देखिए आज का नहीं है, ये मुद्दा बहुत पहले का। अगर आप देखो तो ओवरऑल ये जो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, ये अपॉइंटमेंट पिछले 2-3 सालों से रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आकिल कुरैशी जी के नाम पे बवाल चल रहा था, आकिल कुरैशी को अपॉइंट करना है या नहीं करना है। अगर इस बार इन 9 जजेस की जो लिस्ट गई थी ना कॉलेजियम की तरफ से सरकार के पास, उसमें आकिल कुरैशी का नाम होता तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बोलना है कि इस बार भी वो लिस्ट क्लियर नहीं होती। तो कुल मिला के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में एक टसल की स्थिति बनी हुई है कि भाई जज को अपॉइंट करना है, कौन से जजों को करना है और कौन से जजों को नहीं करना है। वैसे ये हमारी जुडिशियल फंक्शनिंग के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में बहुत ज्यादा पेंडेंसी, और इस प्रकार से अगर जजेस के अपॉइंटमेंट को डिले किया जाएगा तो चीजें प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकती हैं। अब इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है, देखिए एक ऐसे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की जरूरत है जहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए सरकार को भी और जुडिशरी को भी। क्योंकि जुडिशरी पूरी तरीके से अपॉइंटमेंट की ताकत को अपने हाथ में लेके बैठी है और आप जुडिशरी को भी पूरी तरीके से आप फेयर नहीं बोल सकते हो। हर जगह पे आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को बोल दो ये फेयर है। और चूंकि हमारे देश की जो सरकार है, सरकारों में 3 ब्रांचेस बताई गई हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों की ताकत बराबर है। तो अगर तीनों की ताकत बराबर है तो जजेस के अपॉइंटमेंट में भी ओवरऑल थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए, सरकार का रोल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इस कॉलेजियम के चक्कर में बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। तो इस बात पे शायद केंद्र की सरकार नाराज है और ओवरऑल ये टसल की स्थिति पिछले कई सालों से हमको देखने को मिल रही है। अब आगे क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता है, इस न्यूज का एक छोटा सा मैंने आपको एनालिसिस बताया हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया। अपने व्यू पॉइंट आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।